अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो कैसे हैं? आज हम रीड करेंगे पारस वाइल्ड फ्लावर मैन की 67 एपिसोड, इस हफ्ते की लास्ट और बहुत ही खूबसूरत, इस हफ्ते की खूबसूरत तरीन एपिसोड और बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगी, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ता में भी सेकंड लास्ट हफ्ता हो जाए इस नावल का। ठीक है, मतलब नावल बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो जल्दी से हम चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। ना सिर्फ आहिल और शिजा ने डिनर किया बल्कि बहुत सी बातें भी हुई। आहिल ने बालाज अंकल को एतमाद में लेते जब सूरत हाल बताई तो वो एक फितरी जलन का शिकार नजर आए। हाँ, इसके बरक्स कहीं दिल में ये तसल्ली बड़ा एहसास भी जागा कि शिजा अपने असल से मिली है। उनका और आयशा का शिजा के बिना कोई ना था, तो शाहताज आलमगीर की भी आखिरी राहत शिजा थी, जिसकी माफ़ी पाना, जिसे खुद से राज़ी करना ही बस इस बदनसीब शख्स की ज़िंदगी का मकसद रह चुका था। शिजा ने भले उन्हें माफ़ ना किया हो, लेकिन ये सच था, वो आज ज़िंदगी के एक नए लुत्फ़ से मिली। हालांकि आयशा और बालाज ने कभी इसे ममता या पितराना मोहब्बत की कमी ना होने दी, फिर भी जो लम्स सगे रिश्तों के हैं उनकी कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी देर गपशप के बाद शाहताज ने इन दोनों को उनका कमरा दिखाया। वो खुद भी दोनों के आज यहाँ ठहरने पर मुद्दतों बाद खुशी और सुख के वजूद से मिले थे। अब तुम दोनों आराम करो, मुझे मेरी ज़िंदगी की एक बेहतरीन शाम देने के लिए शुक्रिया, जीते रहो। वो मशकूर और ममनून से दोनों को आराम की ताकीद किए पलट गए। उनके हर मुंह से राहत छलकती खुद शिजा और आहिल ने महसूस की। आहिल ने डोर ओपन करे अपनी लेडी को अंदर ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे शिजा ने फौरन से थामा और आहिल के दरवाज़ा बंद करते ही उसका हाथ छोड़ती जाकर ड्रेसिंग के सामने रुक गई। गहरे जामनी कलर के जोड़े में स्याही माइल कर्ल बाल खोले, ब्लैक हील्स पहने, हल्का सा पार्टी मेकअप करे, वो हुस्न की मलकानियों को मात दे रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें, मासूम मुस्कुराता चेहरा किसी के दिल की धड़कन बढ़ा गया तो कदम खुद ब खुद शिजा की तरफ लपक गए। वो अकब से आकर शिजा को अपनी मजबूत गिरफ्त में भर गया और अपनी गाल शिजा की गाल से बेखुदी में रब की। वो सरूर बड़ा किस्मसाई। आहिल के हाथ धीरे से शिजा के पेट पर आकर रुके। मेरे बाबा कितने हैंडसम है ना आहिल। आहिल की मजबूत होती गिरफ्त मुस्कुराहट के संग नरम पड़ी। वो आईने में इसी को मुस्कुराकर देख रही थी। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड से कम। वो हंसी। आहिल ने उसके साथ मुस्कुराकर साथ दिया। यस, थैंक यू। वो फिर से पुकारी। आहिल के अपने गिर्द लिपटे हाथों पर अपने हाथों को फेरती, आंखों में बेपनाह मोहब्बत भरे। फॉर व्हाट? आहिल ने जवाबन शिजा की मुस्कुराती आंखें देखते हैरत आया की। मुझे कन्विंस करने के लिए कि मैं यहाँ आऊँ? आहिल के अपने पेट पर बंधे हाथ खोलकर वो उसके सीने के पास होकर पलटी तो आहिल ने इसे बाजुओं में भरा, क्योंकि मुझे लगा जैसे आज मेरे इस फूल की महक बढ़ने वाली है। इतने बुरे भी नहीं है ससुर जी। वो शरारत से हंसा। हाँ, उसके अव्वल प्यार बड़े इतराफ पर ही शिजा लुट गई। यस, आई हैव समथिंग फॉर यू। वो जल्दी से बोली, मुबादा दिल बुरी तरह धड़कने लगता। आहिल की बवें सताइशी अंदाज में फैली। इससे पहले वो कुछ पूछताछ शिजा ने अपने दाएं तरफ से कर्ल बाल समेट कर सारे बाएं किए। आहिल की मुस्कुराहट लम्हे में खुमार बनी। आप नेक किस कर लें। वो लजाई सी बोली, पलकें आर्जों पर गिराई। एक। आहिल ने उसका हाथ उसके बालों से हटाया, जिसे कह रहा हो ये जहमत वो खुद भी कर सकता है। आहिल के सवाल पर शिजा के स्टमक में गुदगुदाहट हुई, गालों में गुलाल बिखरने लगा। जितनी आप चाहें। वो जरा सा उसके चेहरे की तरफ होकर सरगोशी करे पीछे हट गई। ब्लश कर रही थी। मैं रुकना नहीं चाहता सुबह तक। आहिल अपने हाथों को शिजा की गर्दन से जोड़े उसके सारे बाल समेट कर कमर की तरफ जमा करते, गर्दन की तरफ जमे हाथों के अंगूठे की पोरें शिजा की गालों पर घुमाते, वैसे ही शिजा के करीब होकर सरगोशी करे पीछे हटा। आहिल, मैं नहीं चाहती मैं आपके कैरियर के बीच रुकावट बनूं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन थोड़ी सी वाइब बनकर। ऑलरेडी आपके बाबा खफा हैं। मैं नहीं चाहती कल को वो ये कहीं कि शिजा ने आहिल को पढ़ने नहीं दिया, कुछ बनने नहीं दिया। उसके जज्बात की शिद्दत पल पल बढ़ती महसूस कर रही थी। दिन ब दिन आहिल उसके करीब आने के जतन कर रहा था, तभी आज इसने ये खदशे कह डाले। तुमने भी स्टडी मुकम्मल नहीं की ना, तुम भी एडमिशन ले लेना। फिर सब ये कहेंगे कि आहिल ने शिजा को पढ़ने नहीं दिया। हिसाब बराबर। आहिल के जवाब ने शिजा की मुश्किल और बढ़ा दी। मैं नहीं चाहती ऐसा आहिल, अभी हम इस सीरियस रिलेशन के लिए बहुत छोटे हैं। शिजा के पास बहुत सी वजूहात थी। बिल्कुल नहीं, 18 तक एक बच्चा खुद मुख्तार हो जाता है। तुम 20 की हो, मैं 19 का। अब अल्लाह ने हमें जल्दी एक दूसरे का बना दिया है, तो इसका यही मतलब है हमारे नसीब में ये साथ पढ़ाई के साथ ही लिखा था, तो इसे हम पढ़ने के साथ एंजॉय करेंगे। उसके हर एतराज़ का जवाब जेब में लिए गुम रहा था।
आहिल, जिस तरह आप मुझे छूते हैं, मेरे करीब आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे डर लगता है। वो हिचकिचाकर बोली तो आहिल मुस्कुराते ही हंस पड़ा। तुमने बच्चों वाली बात सीरियस ली ना? डोंट वरी, ऐसा कुछ सीरियस नहीं होगा। इतनी जल्दी बाप बनकर मैंने अब्बा जी से जूतियां नहीं खानी। और फादर बनने के लिए बहुत जिम्मेदार होना, संजीदा होना पड़ता है, और मैं अभी बहुत इंजॉय करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वो यूं सांस भर गई जैसे दिल से न जाने कौन सा बोझ उतर गया था। आहिल, मैं बहुत डर गई थी इस बात को लेकर। वो अब तक घबराई हुई थी। आहिल ने उसका माथा चूमते मजीद आसूदगी उतारी। ऐसा कुछ हो तो जैसे आज डिस्कस किया आगे भी करना। बाय द वे, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। जब तुम अपने बाबा के पास से उठकर मेरे साथ आ बैठी एंड यू होल्ड माई आर्म, आई फील सो ब्लेस्ड शिजा। उफ, दैट फीलिंग इज आउट ऑफ द यूनिवर्स। अपने दिल को बली लगती शिजा की वो हरकत खुलकर बताने के बीच वो इतना खुश था कि शिजा को लगा उसकी खुशी का सदका उतार ले। क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा पुरएतमाद और महफूज महसूस करती हूँ खुद को आहिल। मुझे नहीं पता मैं कैसी मोहब्बत कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा मुस्कुरा कर देखती हूँ। मुझे इतनी खुशी मिलती है आपके चेहरे को देखकर। और जब ये सोचती हूँ ना आप मेरे हैं, वो फीलिंग मुझे पिछला सब बोलने पर मजबूर करती है। जब एक इजहार करे तो दूसरे को भी दिल के जज्बात नछावर करने में देर नहीं करनी चाहिए। आहिल ने इसे अपने गले लगाकर अपने सुख की गहराई बताई। वो भी जैसे उसके हिसार में खिल उठी। तुम ऐसे इजहार करती हुई कितनी प्यारी लगती हो खड़ूस बीवी। ऐसा लगता है अभी कुर्बान हो जाओगी। सुनो, बाजुओं से आज़ाद करे इस दिल की तरह धड़कती लड़की को रूबरू लाया करती रहा करो। आई फील सो हॉनर्ड। ऐसी बेताबियों पर वो क्यों करना हंसती? आहिल का सब कुछ लूट लेने का एजाज लिए फिर रही थी वो। अब मुस्तहिक हैं। वो आहिल की गाल पर अपने होठों को दीवाना बार रख गई। आहिल की गिरफ्त में तिश्ना सा पन्नोदा उसके वापस बिखरे बाल समेट कर आहिल ने उसकी गर्दन की जल्द इतराफ से लेकर सामने और कब तक अपने होंठों की नर्म महरों से दहका दी। वो बेहद खूबसूरत छूता था, बेहद नरमाहटे लिए। जिसे जरा भी शिद्दत तेज की तो शिजा को दर्द दे बैठेगा। योर लोअर नेक मेक मी क्रेजी। आगे से बस एक किस की इजाजत देना, क्योंकि अब मुझ में अफरा तफरी मस्ती महसूस हो रही है। वो बेहतियार पीछे हुआ तो शिजा ने बौखला कर दोनों हाथ आहिल की गालों से लगाए। नमाज पढ़ते हैं वो तहम्मुल देती है। शिजा के दिमाग में बस यही आ सका। इसके बाद जब मेरे साथ सोगी तहम्मुल की दर्जियां उड़ जाएंगी। एक नया मसला, तो मैं काउच पर सो लिया करूं। मासूमियत से हल दिया। मैं तुम्हारी जान न ले लूं अगर तुम मुझसे दूर सोई। मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लड़कों के मसले नहीं समझ सकती। अपनी फेवरेट लड़की हाथ भी पकड़ लेना, अंदर कुछ नाचने लगता है जैसे बिजली का करंट लगा बंदा नाचता है ना। ये काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं, जब हम थोड़े पुराने हो जाएंगे ना फिर बिना हिचकिचाए शेयर करूँगा। आहिल ने महारत से अपने मसलों का पंडाल समेटा तो शिजा फौरी फरमाबरदारी से सर हिला गई। ऐसे खतरनाक पर्सनल से वो वैसे भी पनाह मांग रही थी। मैं अपनी नमाजन बीवी की सोहबत में नेक हो जाऊंगा। मेरी ममा तो खुशी से पागल हो जाएंगी जब सुनेंगी मैंने नमाज पढ़ी। चलो बीवी, नेक काम करते हैं। आहिल की फखरियत सतायशी जुमलों पर वो भी जरा घबराए ट्रांस से निकल सकी, वरना पता नहीं क्यों ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे। खैर, तहम्मुल जितना भी मिल जाता जब वो खैर तहम्मुल जितना भी मिल जाता वो जब पहलू में आई तो आहिल से कुछ गुस्ताहियाँ किए बिना रहा न गया। अब क्या करता, और जवान खून जो था और पहलू में माना फिदा और खुद पर फरिश्ता महबूब। उफ, फिर तो राजी और रजा कुर्बतों के मज़े ही और होते हैं। पारस ने रुशाने के सो जाने के बाद भी उसके बालों में उंगलियां चलानी न रोकी, लेकिन एक प्राइवेट वीआईपी कॉल पर पारस को ना चाहते हुए रुशाने को खुद से दूर करना पड़ा। उसका सर तकिए पर मुंतकिल किए माथा चूमा और उठ बैठा। फौरन से कॉल रिसीव किए, फ़ोन कान से लगाया। बुरी खबर है पारस, मुझे इत्तला मिली है कि जैकब मार्क तुम्हारे भाई हातिब तक पहुंच गया है। उसकी खामोशी के पीछे यही तूफान था कि वह तुम्हारी फैमिली तक पहुंचने की चुपचाप कोशिशों में लगा था, ताकि तुम्हें एक बार फिर अपने काबू में कर सके। उसके लोग इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि वह इब्राहिम की सर्जरी के लिए रात अपनी वाइफ और सुहाना के साथ वहीं रुका है। मैंने अपनी टीम रवाना कर दिया, लेकिन तुम्हें जैकब से खुद निपटना होगा, क्योंकि मेरे लोग पहुंचने में लेट भी हो सकते हैं। इस पीछे इसका मुमकिन है कोई और मकसद हो। हदायत बाबा सरकार की तरफ से ब्रीफिंग मिलते ही पारस उठ खड़ा हुआ। मानो हातिब का नाम सुने दिल सीने में कुचला गया। अगर जैकब ने वाकई ये किया है तो आज पैरासाइट के जहर का वो हर सूरत शिकार बनेगा। पारस की आंखों में नफरत का उबाल उमड़ा। मुट्ठी कस गई, जैसे बस ना चल रहा हो जैकब के टुकड़े कर दे, जिसने अपना अहद तोड़ने का भयानक जुर्म किया था। ये अहद कि वो पारस ईसा मुगलानी के खानदान, उसकी फैमिली को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरे बच्चे।
اسمال بھی اب تک کوئی چال اس لیے نہیں چل سکا کیونکہ اس کے اندر بھی جیکب کا خوف کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ جیکب مارک کا مزید کوئی کام نہیں رہا، ویسے بھی جلد یا بدیر مارا جائے گا تو آج ہی صحیح، جب تک وہ مرے گا نہیں اسمال یوں ہی پیٹھ پیچھے پلاننگ کرتا رہ جائے گا، جبکہ ہمیں اس کا کھل کر سامنے آنا درکار ہے تاکہ اس کی گردن بھی مسلی جا سکے۔ میرے لوگ تمہیں جوائن کر لیں گے ایف پی کے باہر، اس مشن کی روشانے کو بھی خبر مت دینا، نہ اپنے ایف پی ڈپارٹمنٹ کو۔ وہ کمانڈ پر سر ہلائے رابطہ توڑ چکا تھا، نیلی آنکھیں جہنم کی طرح سلگ اٹھی۔ ایک نظر روشانے پر ڈالتے ہی وہ چینج کرنے بڑھا، بھلے اس کا پورا کندھا زخمی تھا، وہ خود تھکا تھا، اس ڈرگ نے سر باری کیا تھا، لیکن حاطب کو نقصان پہنچنے دینا اس کی عمر بھر کی ریاضت کو ہاک کرنے کے مترادف تھا۔ وہ اپنے محسوس سیاہ لباس میں آ چکا تھا، آنکھوں کے سوا ہر سن سیاہی، دہشت، خوف، پیراسائٹ کے نام کا خوف اس کی ذات سے چھلکتا تھا۔ وہ ایف پی کی ہائی سیکیورٹی 2 منٹ میں ڈسکنیکٹ کرے بنا کسی کو خبر ہوئے ایف پی سے نکلا تو 8 ماہر فائٹرز اور ہدایت بابا سرکار کی ملٹری بیس میں ٹرینڈ وہ جانباز ساتھ دینے کو تیار موجود تھے۔ اندھیرا ہر سو تھا لیکن ان لوگوں کی راہیں روشن تھیں جو اپنے سفر پر اندھا دھند گامزن تھے۔ جیکب مارک کا پلان یہ تھا کہ وہ پارس کی فیملی تک پہنچے اور ایک بار پھر اٹلی کے پیراسائٹ پر ملکیت حاصل کرے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اب اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ اس کے بڑے سے بیس ڈپارٹمنٹ کو اڑانا پیراسائٹ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن پارس اسے خود سزا دینا چاہتا تھا۔ یہاں مقابلہ سیکیورٹی ڈسکنیکٹ سے ہوا کیونکہ کہیں بھی کوئی گارڈ یا لوگ موجود نہیں تھے، بلکہ ایڈوانس لاکنگ لیزر فٹ تھے جو عام آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے تھے، اور ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی جسے پارس عیسیٰ مغلانی سے پناہ حاصل ہو۔ اپنے روم میں پرسکون مزے لیتا جیکب مارک کب جانتا تھا کہ جسے مدتوں اپنی انگلیوں پر نچایا تھا آج وہی موت بن کر آ رہا ہے۔ بقیہ ٹیم پورے بیس ڈپارٹمنٹ میں پھیلی جبکہ پارس کے قدم جیکب مارک کے کمرے کی طرف تھے، وہیں دوسری طرف کرسی پر ہی سو جاتی مائمہ کے سر تلے اپنی لوز سی جرسی اتار کر رکھے حاطب ذرا کمر سیدھی کرنے ہاسپٹل سے باہر آ چکا تھا۔ ہدایت بابا سرکار کے لوگ ابھی پہنچے نہیں تھے، پر کچھ لوگوں کی گنز کا ٹارگٹ حاطب مقدام تھا۔ اسے زخمی کرو بس اور اٹھا لو، مارنا نہیں ہے، دوسرا پیراسائٹ بناؤں گا اسے۔ کیلیبریا میں اپنے کمرے میں ٹہلتے جیکب کا انطالیہ کے ہاسپٹل کے احاطے میں موجود آدمی سے رابطہ تھا جسے اس وقت حاطب لان میں یوں ہی ٹہلتا سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا تو پہلے پیراسائٹ میں کیا برائی دکھائی دی آپ کو جیکب مارک؟ ایگل نے تو تمہاری آنکھ پھوڑی تھی، کیا اس آنکھ کے ساتھ عقل سمجھ کی وین بھی افیکٹ ہو گئی؟ دروازہ اپنے بوٹ اور ٹانگ کی قوت سے کھولتے اندر گھستے جیکب کے نائٹ گاؤن کے گریبان سے دبوش تھے، اس کے ہاتھ سے فون لے کر میٹرس پر دھکیلا جبکہ ساتھ ہی فون کان سے لگایا۔ اگر تم نے اس آدمی کا بال بھی بیکا کیا تمہاری 7 نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی، اس لیے اپنے لوگ لوٹ دفع ہو جاؤ ہاسپٹل اور انطالیہ تک سے۔ مسیحاؤں کا شہر ہے، تم جیسے ذلیلوں کا نہیں۔ تمہارا یہ جیکب مارک مزید تمہیں آرڈرز دینے لائق ویسے بھی نہیں رہے گا، سمجھ گئے؟ وہ لوگ جانتے تھے پیراسائٹ ان کا سارا شجرہ نظم گنگال سکتا ہے، تبھی حکم کی تعمیل میں وہ لوگ فوراً ہی اپنے اپنے خفیہ ہتھیاروں سمیت ہاسپٹل سے دور ہٹ گئے، جبکہ پارس نے فون زوردار طریقے سے دائیں دیوار پر دے مارا۔ جیکب کی آنکھیں صدمے سے پتھرائی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ میرے گھر والوں تک کیسے پہنچے تم؟ وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہو تم؟ جتنے بھی ذلیل ہو جاؤ لیکن تم اپنی بات کے پکے ہوا کرتے تھے جیکب مارک۔ ایک مدت تک میں نے تمہارے آرڈرز فالو کیے، تمہیں ڈسوزا کے بعد اپنا بڑا مانا اور تم جیسے ہی ہارنے لگے اپنی اوقات پر اتر آئے۔ اپنی گن نکال کر پارس نے جیکب کی ایک ہاتھ سے گردن دبوچتے گن کی نلی اس کی کن پٹی سے جوڑی۔ جیکب وہ ہارا سپاہی تھا جس نے یہ وعدہ خلافی آخری بار ڈوبنے سے پہلے ایک ابھرنے کی کوشش کی صورت کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پارس کا خوف تھا۔ تم نے بھی تو اچھا نہیں کیا، تم نے تباہ کر دیا مجھے، ملکیت مجھ پر سچ دی تھی اور تم نے دھوبی کا کتا بنا دیا جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا، یہاں تک کہ ایسی بے بسی کہ میں اپنی ہی بیٹی کو مارنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ میرے راستے کے بیچ نہ آ جائے۔ تمہارے بھائی کے ذریعے میں تم پر واپس ملکیت چاہتا تھا، میں ختم نہیں ہونا چاہتا۔ وہ خوف سے پھڑپڑا رہا تھا جبکہ پارس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت شدید دکھ تھا۔ تمہاری بیٹی ضرور مرے گی لیکن ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا۔ تم میری فیملی تک پہنچ گئے ہو سو مجھے تمہیں مارنا ہوگا۔ ان 15 سالوں میں آج تک جس نے میری فیملی تک پہنچنے کی کوشش کی وہ کسی کو دوبارہ نظر نہیں آیا۔ جن لوگوں نے مجھے داؤ پر لگا کر زندگیاں محفوظ کی، یعنی میرے گھر والے، اذیت آنکھوں میں اتری، اگر وہی میری خطرے میں پڑیں گے تو تف ہے میری قربانیوں پر۔ تم سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے، صرف اس ناطے تمہیں آسان موت دوں گا جیکب مارک۔
वरना जो मेरे भाई पर नजर डालने की जुर्रत करेगा ना, इसे मैं मार कर नहीं गाड़ूंगा बल्कि गाड़ कर मारना पसंद करूंगा। तुम्हारी इस बेस तुम्हारी ये बेस अब से मेरे अंडर होगी। तुम्हारे नाम का यहाँ एक यादगारी बोर्ड जरूर लगवाऊंगा। आफ्टर ऑल तुम एक अच्छे बॉस थे। पारस ने उसे सिसकने की मोहलत न दी और अपनी गन उसकी कन पट्टी पर रखे ही 6 बार चलाई कि चेकअप मार के सर के चीथड़े उड़ते महसूस हुए। ये पैरासाइट की तरफ से अब तक की आसान मौत ही थी। वो झटके से मैट्रेस पर गिरा, खून से पूरा बिस्तर तर होने लगा, जबकि पारस ने उसकी गन इसी के कपड़ों से साफ करे वापस पतलून की पिछली तरफ घुसाई और कमरे से बाहर निकला। उसकी टीम तमाम गिने चुने जैकब के लोगों को अब दी नींद सुला चुकी थी। वो लोग पैरासाइट की निगरानी में थे, तभी किसी परिंदे को भी अभी खबर होनी मुश्किल थी कि इस बेस में क्या हुआ। पारस वहां से रवाना हुआ तभी हदायत बाबा की दोबारा प्राइवेट कॉल मौसूल हुई। वेल डन पारस, मुझे तुमसे इसी की उम्मीद थी। हातिब के पीछे मैंने कुछ खुफिया सिक्योरिटी नाफिज कर दी है। बहरहाल मेरे होते हुए तुम्हें अपनी फैमिली के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, अब इस्माइल खुलकर सामने आने वाला है। बड़ी जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो आम सा लगता शराजी कई मुल्कों के माफिया पर जमा बैठा है। बेस्ट ऑफ लक मेरे शेर। पारस के तासुरात स्पाट थे, क्योंकि अभी तक इसे जैकब पर गुस्सा कायम था। हदायत बाबा के एहसानात ऐसी तासीर रखते थे कि इन तले इंसान खुद को दबा महसूस नहीं करता था। खातिब अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत खुद करना जानता है, लेकिन ये दुश्मन मेरे हैं, सो मुझे करना ही था ये। वो इनसे लाइल्म था। आप हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट हैं। फारस सुल्तान कहीं नहीं गए। आज भी ये एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया हदायत बाबा। मैं आपके आपके डिफेंस डिपार्टमेंट, एफपी और अपनी मुहाफिज रुशानी के बिना कुछ नहीं हूँ। हदायत बाबा शफकत भरा मुस्कुराए। वो हमेशा से क्रेडिट छोड़ देने वालों में था। जब तक तुम इस स्याह दुनिया का हिस्सा हो, हम रोशनियों का बंदोबस्त करते रहेंगे। फारस सुल्तान ने तुम्हें कभी ना बुझने देने का जो अहद लिया था, हम उसके अलम बरदार हैं, बरखुरदार। तुम मुझे हमेशा साथ पाओगे। अल्लाह की अमान तुमको मुयसर रहे। दुआओं में उन्होंने पारस को रुखसत किया। वो कॉल बंद किए, गहरा सांस फिजा में भर गया। फिर यूं ही ख्याल आया तो मोहनी का नंबर मिलाया, जो पढ़ने में मगन थी। आसिया सोने जा चुकी थी, पर वो दिन को सोने के सबब जाग रही थी। शुक्र है मेरी याद आई आपको। फोन उठाते ही वो गाल फुला गई। हमेशा आती है मेरे बच्चे, बस अब फर्क ये है कि तुम्हारे लिए मुकम्मल बेफिक्र हो गया हूँ। बताओ कैसी हो? खुश है मेरा पागल सा बच्चा? वो इस वक्त बस अपना गंदा मूड बेहतर करने का तलबगार था, जबकि मोहनी से उसकी खुशी उसके मुंह से सुनना बहुत खूबसूरत एहसास था कि इसने नाइल की अमानत को सच में संभाल रखा था। खुशी बहुत छोटा लफ्ज़ है पारस। आपने मुझे मोहना देकर मुझे नई जिंदगी दी। मैं आपको बताना चाहती थी अपनी खुशी, फिर आप बिजी होंगे ये सोचकर कॉल नहीं करती थी। रुशाने आपा से आपके बारे पूछ लेती थी। वो उसकी समझदारी पर अफसुर्दा हो गया। वो जिद्दी मोहनी चंद दिनों में सच में पूरी बदल गई थी। रुशाने को बताओ या मुझे, एक ही बात है मोहनी। वो मेरा हिस्सा है। एज अ फीमेल वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा समझ सकती है, तो कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम हो इससे डिस्कस कर लिया करो। वैसे भी तुम बताओ ना बताओ, मुझे पता था जिसके सुपुर्द मैंने तुम्हें किया है वो मुझसे 1000 गुना बेहतरीन बना है। अब तुम्हारे मुंह से सुनकर खुशी का एहसास गहरा हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर तायीद की। वो पारस की कॉल करने पर बेहद खुश थी। जैसे कोई खोया हुआ अपना अचानक मिले तो समझ नहीं आता मुस्कुराएं या रो दें। मैं बहुत 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 खुश हूँ पारस। बाबा भी आपसे इतने ही खुश होंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश था। उसकी कोशिशें अल्लाह रद्द नहीं करता था। होप सो, ऐसे ही खुश रहो हमेशा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा जीता हुआ देखना चाहता हूँ। आबेल को ज़िंदगी में मुद्दतों बाद खुशी मिली है, ये कभी मान ना पड़े। उसका भी ख्याल रखना और ख़ुद भी हर डर छोड़ कर जियो। ठीक है, मैं कॉल करता रहूँगा। पारस ने इसे ढेर सी दुआ और तसल्ली देकर कॉल बंद की तो मोहनी जी जान से मुस्कुराई। आबेल का अभी तक पारस से राब्ता नहीं हुआ था, क्योंकि फ़ोन इससे वापस ले लिया गया था। पारस ने टीम को वैसे ही एफपी के बाहर से सी ऑफ किया और जिस तरह डिपार्टमेंट से निकला वैसे ही वापस चला गया। बेडरूम में पहुंचे पहले तो जाकर जख्म बचाते शावर लेकर चेंज किया, और रूम में आया तो रुशाने वैसे ही सो रही थी जैसे वो इसे छोड़ कर गया था। तुम्हारी ये नींद, तुम्हारी सारी तकलीफ, उदासी और थकन अपने साथ ले जाए, दुआ है मेरी। तुम सुबह जागो तो मुझसे रूठी हुई ना मिलो। मैं तुम्हारी नाराज आंखें अभी भी सीने में चुभती महसूस कर रहा हूँ। सांस नहीं आ रहा जिससे आना चाहिए। मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो, तुम मेरी बीवी बने। न जाने तुम्हें मजीद क्या क्या सहना पड़ेगा जलपरी। आई एम सॉरी। उसके पास ही बैठा। उसकी नींद गहरी थी, पर आज थकन के सबब बहुत गहरी हो गई थी। पारस ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने दिल से ला जोड़ा। फिर वहीं उसके साथ ही तकिए पर सर रखे लेटा, पर नींद थी कि आंखों से उजड़ सी गई हो जैसे। एक नई सुबह नतालिया, कैलिब्रिया और कराची तीनों जगह उतर चुकी थी।
सुबह सुबह जैकब मार्क की मौत की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल रही थी। वहीं इस्माइल शराजी भी सरा के पकड़े जाने पर गीली लकड़ी सा सुलग रहा था। निकम्मी औरत, अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इस इश्क में आदमी किसी काम का नहीं रहता, और औरत वो तो काबिले रहम हालों तक आ जाती है। इस्माइल शराजी गुस्से से बड़बड़ाता किसी को कॉल मिला रहा था। जल्द ही फोन उठा लिया गया। सर, जैकब मार्क की डेड बॉडी मिली है, उसके तमाम लोग भी मरे मिले। इस्माइल पर गोया इस खबर से सख्ता छा गया। व्हाट? मतलब सेरा ने अपना काम कर दिया? इस्माइल की आवाज़ सदमे से फटी। मे बी सर, हो सकता है इसने अपने लोग लगा रखे हों। अगर ऐसा है तो हमें फरीदौन सर के साथ सेरा को बचाना चाहिए, और ये हमें कल ही करना होगा। आदमी ने हालात के पेश नज़र मुखलिसाना मशवरा दिया। ठीक कह रहे हो, जैकब मार्क की पुरस्रार मौत हमें किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती है। अपने लोग क्राइम सीन के आसपास छोड़ दो, ताकि पुलिस को जो भी सबूत मिले वो हमारी नज़र में रहे। ब्रीफिंग देते ही इस्माइल ने काल काटी, जबकि गर्दन मसलते हुए हफीफ सा डर था जो उसकी आंखों में हलकोर रहा था। अगर जैकब को मारने वाली सरा ना हुई तो? गर्दन की रग उबर कर मादूम हुई थी इस्माइल की, क्योंकि उसका शऊर उसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। जैकब मार्क की पुरस्रार मौत का शोशा और हंगामा एफपी में भी सुबह होते ही शुरू था। पारस तो सो न सका, तभी ऑफिस ब्यूरो ही आ गया। रोशाने भी जागी ना थी। हादी और सबील का आज ऑफ था, तभी वो थोड़ी देर पहले निकल चुके थे। सर, ऐसे कैसे जैकब मार्क मर गया? आपको अजीब नहीं लग रहा? नजफ और रहबर इस वक्त पारस के साथ ही ब्यूरो में मौजूद थे। पारस बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसको भी जैकब की मौत पर इतनी ही हैरत हुई हो। देखो नजफ, उसका कैरियर इस्माइल की तैनाती होते ही खत्म हो गया था। किसी खुफिया एजेंसी ने मरवा दिया होगा। अच्छा है हमारे राह का कांटा निकल गया। तुम दोनों क्राइम सीन पर जाओ, कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो इन्फॉर्म करो। पारस ने लैपटॉप की स्क्रीन गिराते अपने सामने बैठे तजस्सुस के मारे कपल को हिदायत की। रहबर तो इजाजत मिलते ही ऑफिस से निकल गई, पर नजफ को कुछ शकूक थे। आपने तो ये रायता नहीं फैला दिया रातों रात जनाब? नजफ ने जरा पास आते टेबल पर हाथ रखकर पारस को मशकूक निगाहों से निहारा। तो तुम समेट आओ अपनी हसीना के साथ जाकर। तुम किस मर्ज की दवा हो नजफ? पारस के सुलगते जवाब पर नजफ कमीनगी से मुस्कुराया। मान लें जनाब, आपका मेरे बिना कोई खुफिया मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता। आप रोशाने थोड़ी हैं। नजफ ने जज्बात में आकर जो बकबक कर दी, फौरन मुंह पर हाथ रखा, पर पारस ने लम्हे में उसकी गर्दन दबोची। इस आखिरी बकवास का क्या मतलब था? क्या वो कोई मिशन प्लान कर रही है मुझसे छुपाकर? नजफ के चेहरे की हमाइयां उड़ी। पारस सा मुगलानी इस वक्त नजूमी लगा। मेरे मुंह में हाक सर, ऐसा किस काफिर ने कहा? नजफ ने मस्कीनियत से अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश की, तो पारस ने घूरते हुए इजाद किया। अगर ऐसा कुछ आइंदा भी हुआ और तुमने मुझ तक खबर ना पहुंचाई, तो तुम्हारे बच्चे नहीं होने दूंगा। रहबर को ऐसी जगह भेजूंगा जिधर वो बेचारी अपनी तस्वीर भी तुम जैसे लफंगे को ना भेज सके। और नज साहब, इसको सिर्फ मजाक मत समझना। नजफ ने गर्दन छूटने पर हल्क तर किया और सहम कर देखते ही दौड़ने लगा, जब पारस ने आवाज देकर रोका। डरते हुए बंदर लगते हो। नजफ ने नाक चढ़ाकर अपनी तारीफ सुनी और मुंह फुलाए ही बाहर तो निकल गया, पर अब अपनी गर्दन रुशाने के मिशन का सोचकर और दबती महसूस हुई। सामने से रुशाने को रेडी होकर आता देखे नजफ फौरन भाग निकला और रुशाने से पुकारती रह गई। तभी परेशान हो गई। इसे क्या मेरी शक्ल में चुड़ैल नजर आ गई? निकम्मा। रुशाने बड़बड़ाती हुई डोर खोले अंदर दाखिल हुई ही कि पारस ने वापस खोले लैपटॉप को मेकानी तौर पर गिराया। वो डार्क ब्लू टॉप के साथ वाइट प्लाजो पहने, सर पर वाइट स्कार्फ लिए सिंपल मगर बहुत प्यारी लग रही थी। पैरों में हील्स उसके कद को दराज करने में पेश पेश थी, जबकि चेहरे पर हल्की सी मेकअप की ना महसूस होती तह भी बली लग रही थी। आपने मुझे जगाया ही नहीं, इतनी देर सोई रही। गुड मॉर्निंग पारस। वो करीब आकर रुक गई, पर पारस ने उसके चेहरे पर से अपनी नीली आंखें न हटाई। मुझे लगा नींद तुम्हारी मेडिसिन है, तो जरा खुल कर लो। उसके दोनों हाथों को नरमी से अपने हाथों में लिए मेज की सलीब से जोड़कर खड़ा करवाए, बोला। लहजे से थोड़ी तिलहराशी टपकी। मेरी मेडिसिन आप हैं। रुशाने से पहले उसके चेहरे पर झुकती, वो अपना चेहरा जरा फेर गया। रुशाने ने हाथ छुड़ाए और पारस की टांगों पर जा बैठी, जिसे बैठते ही पारस के हाथ उसकी तरफ लिपट गए। व्हाट इज दिस पारस? पारस का चेहरा हाथों में बड़े परेशान हुए इस्तफसार किया। तुम्हें दर्द होगा ना अभी भी, इसलिए। वो सहूलत से जवाब दे गया। आई एम सॉरी, मैं रात ओवर हो गई। इस जानते बूझते कि आपका कोई कसूर नहीं, मैंने रूडली बिहेव किया। पर ये तो बताएं, आप इस होटल गए क्यों पारस? रात तो ये पूछने की रुशाने को होश ही ना रही। पारस ने आधे चेहरे की मुस्कुराहट देते नजरें लम्हा भर फेरी। इस्माइल ने ट्रैप किया मुझे सरा के लिए। वजह छोड़ दो, हम अहम ये बात है कि सरा का इस्माइल से कनेक्शन वाकई काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। अब उसके दो लोग हैं हमारे पास, सरा और फरीदौन। चुप नहीं बैठेगा वो।
اس وقت جب روشانے اس سے بات کرنا چاہتی تھی وہ ایسے منحوسوں کا ذکر لے بیٹھا جو روشانے کو سخت ناقابل قبول تھے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے پارس؟ روشانے نے گویا اس کی سابقہ باتیں سرے سے نظر انداز کر دی۔ نہیں تو میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ وہ سہولت سے منع کر گیا۔ ہو ناراض، اجازت ہے، ہو تاکہ میں مناؤں آپ کو اور ہمارا کنیکشن اس عجیب سے جمود سے آزاد ہو جائے۔ آپ نے کبھی مجھے خود سے قریب آنے سے نہیں روکا، پھر آج کیوں؟ کیا بہت زیادہ ہرٹ کر دیا میں نے آپ کو پارس؟ وہ پارس کی سرد مہری پر مرنے والی ہو رہی تھی، جیسے سانس تھم سی گئی ہو۔ میں ہرٹ نہیں ہوں، میں تمہارے لیے پریشان ہوں بس۔ وہ صاف گوئی سے بولا، آنکھوں میں صرف محبت تھی۔ مجھے جو کل آپ سے انجانے میں تکلیف ملی وہ آپ کے گلے لگ کر ہی بہائی نا۔ مطلب آپ میرا سب کچھ ہیں، لڑوں گی جھگڑوں گی بھی صرف آپ سے۔ کچھ زیادہ گندا بھی بول رہا ہوں تو اس مان میں کہ یہ بندہ میرا ہی رہنے والا ہے۔ پھر بھی آپ کو دکھ پہنچا ہو میرے کسی عمل سے، میری نظروں سے، میرے وجود سے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی، تو کیسے سہوں آپ کے اداس چہرے کو جو میرے سبب مرجھایا لگ رہا ہے۔ آپ ساری رات نہیں سوئے نا؟ لک ایٹ می۔ وہ دنیا ساری سے چھپ سکتا تھا، روشانے سے نہیں۔ پارس کی آنکھیں عجیب سے سرخ ہوئیں جب وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس ٹھہرا گئی۔ میں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوں روشانے، وہ کہتے ہی نظر جھکا گیا۔ روشانی کی سانس تنگ پڑی تھی پارس کی جھکی نظر پر۔ روشانی نے گہری سانس کھینچی اور پارس کا چہرہ واپس اٹھاتی اس کے نچلے لپ پر زور سے بائٹ کرے پیچھے ہٹی۔ پارس نے درد پر سوالیہ نظر سے لپ کو انگوٹھے سے سہلاتے روشانی کو دیکھا۔ میں نے بھی درد دے دیا تھوڑا، اب میں بھی کہہ دیتی ہوں کہ پارس آئی ایم ناٹ گڈ فار یو، پلیز لیو می، سہ لیں گے؟ وہ شفاقیت سے گراتا بولی۔ پارس نے بچوں کی طرح نفی میں گردن ہلائی۔ تو جو خود نہیں سہ سکتے خدا کے مجھے بھی مت کہیں پلیز پارس، کل کی شام اور رات کو ہم بھول جاتے ہیں نا۔ میں کہیں کی نہیں ہوں آپ کے بنا، آپ کے پاس یہاں جگہ درج ہے میری۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتی اخیر تڑپے حال میں تھی۔ پارس نے اسے مزید تڑپنے نہ دیا، جس استحقاق کے لیے چہرہ پیچھے کیا۔ اب اس میں پارس نے پہل کرے روشانے کی آتی جاتی سانس اپنے تصور خوشبو اور شدت سے الجھا دی۔ کوئی نرمی نہ رکھتے جب وہ اپنے لطف وصول کر رہا تھا تو روشانے نے اس کی گردن میں بازو لپیٹ کر یہ بتایا کہ وہ اب اس کی شدت پر مائل ہو چکی ہے۔ جو بھی کڑواہٹ تھی وہ دونوں جب ذرا فاصلہ بنائے دور ہوئے تو لافانی مٹھاس مدہوشی اور باہمی سکون میں بدل گئی۔ ظاہر نصیب۔ جی جناب، تو اس ہفتے کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی 67۔ یقیناً مزے کی لگی ہوگی، پیاری لگی ہوگی۔ اگلا ہفتہ بہت ہی زیادہ تھرلنگ اور دھماکے دار ہونے والا ہے۔ تو اچھا سا تبصرہ، لائک کمنٹ شیئر کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں منڈے کو دھماکے دار فل آف ایکشن تھرل رومانس 68 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔